नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि गोरक्ष नगरी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की भव्य अगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले शुक्रवार को ही गोरखपुर पहुंच गए थे। उन्होंने आज सुबह जन कल्याण के लिए अपने आवास में रुद्राभिषेक भी किया। इस दौरान उन्होंने देवादिदेव भगवान महादेव से संपूर्ण विश्व के कल्याण, उद्धार, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करी है। आपको बता दें कि सुबह मुख्यमंत्री की दिनचर्या परंपरागत रही। आवास से निकलने के बाद सबसे पहले उन्होंने बाबा गोरखनाथ के दरबार में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना करी और इसके बाद मुख्यमंत्री अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अद्वैतनाथ की समाधि स्थल पर गए और उनका आशीर्वाद भी लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 4 दिवसीय यूपी दौरा है और आज इसका तीसरा दिन है। राष्ट्रपति आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। महामहिम सुबह करीबन 11 बजे गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने गोरखपुर क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए आयुष विश्वविद्यालय की नींव का पत्थर रखते हुए शिलान्यास भी किया। तो वहीं विश्वविद्यालय 300 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। आयुष विश्वविद्यालय की नींव रखने के बाद राष्ट्रपति महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय के लोकार्पण में हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी छात्रों को संबोधित किया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और राष्ट्रपति के आगमन से पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि दृष्टि पावर कार ट्रेन से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पुनीत शर्मा और नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर आशुतोष गंगल अयोध्या पहुंचे हुए हैं, जहां पर राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया है। तो वहीं गोरखपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सुभाष गुप्ता, जिनसे जानेंगे कि क्या कुछ आज कार्यक्रम रहा है राष्ट्रपति का। क्या कुछ कार्यक्रम रहा सुभाष? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि ठीक 11 बजे राष्ट्रपति भटैट के पिपरी गांव पहुंचे और वहां पे कार्यक्रम स्थल पे उन्होंने सबसे पहले आयुष विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा, भूमि पूजन किया बाकायदे वैदिक मंत्र के द्वारा, और उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम स्थल से उन्होंने सभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग विद्या और यूनानी विद्या और आयुर्वेद विद्या ऐसी है जो कोरोना काल के दूसरे लहर में भी काफी काम आया था और इसको लेके जो है शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर सुखी रहता है। और आयुष विश्वविद्यालय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रयास रहा है वो काफी अहम रखता है पूर्वांचल वाले लोगों को लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश का पहला यहाँ पे आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करा रहे हैं, जो लगभग 300 करोड़ की लागत से यहाँ बनकर तैयार होगा। और ये बताने के लक्ष्य भी रखा गया है कि साल 1.5 साल में आयुष विश्वविद्यालय लगभग बन के तैयार हो जाएगा। बता दें आपको कि राष्ट्रपति उसके बाद कार्यक्रम स्थल के बाद गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी उन्होंने किया और लोकार्पण के दौरान उन्होंने वहाँ छात्रों को भी संबोधित किया और वही उन्होंने आयुष की विश्वविद्यालय की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी पद्धति है जो पूरे देश में काम आ रहा है और गुरु गोरखनाथ महंत जो है पूरा उन्होंने जो है। बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि महामहिम गोरखपुर में है और आज गोरखपुर को बहुत अहम सौगात भी दी। तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं आधारशिला रखते हुए आयुष विश्वविद्यालय की, और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। वहीं अयोध्या में क्या कुछ तैयारियां रही हैं वो भी जानना बेहद जरूरी, क्योंकि पहली बार कोई राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचेगा, तो क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं वो भी देख लीजिए। स्टेशन पे हमारी जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आगे का हमारे क्या प्लान्स हैं, स्टेशन बिल्डिंग में किस तरह का काम चल रहा है, किस तरह की प्रोग्रेस है, उसका जायजा लिया। फैसिलिटीज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पैसेंजर्स को आगे चल के उसमें क्या इजाफा है, इसका हम लोगों ने जायजा लिया। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग आने वाले समय में अपने पैसेंजर्स के लिए, अपने ग्राहकों के लिए, कस्टमर्स के लिए एक अच्छी सुविधा प्रदान कर सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं DS लाठी और आप देख रहे हैं जनता टीवी।
भगवान श्री राम पावन नगरी 29 अगस्त को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यहाँ आगमन होना है। आज इसी कड़ी में निरीक्षण करने पहुंची दृष्टियान। ये जो ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन, इसको बाकायदा ट्रेन चेकिंग करते हुए इसके रेलवे के जीएम और डीआरएम आ चुके। इसमें मैं दिखाऊंगा इसमें किस तरह से ये साज सज्जा से तैयार है और पूरा ये मैप है। ये जिस तरह से ये दिखाते हुए दर्शाते हुए ये दिखाया गया, ये लखनऊ से एक ट्रेन से पूरा अयोध्या 5 नंबर पर पहुंची है और इसी में रेलवे के तमाम आला अफसरान जो निरीक्षण करते हुए रेलवे पटरी के पूरा बाकायदा वो आए हुए हैं, क्योंकि 29 तारीख का जो प्रोग्राम है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, वो सबसे पहले अयोध्या, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि दर्शन करेंगे। वीडियो पर्सन ब्रिजेश के साथ VS राठी, जनता टीवी, अयोध्या। निरीक्षण के दौरान तैयारियों का जायजा भी लिया है। इस दौरान आपको बता दें, राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तस्वीरें भी आपने देखी, हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान क्या किया, उन पर आफत टूट पड़ी। नई पार्टी के गठन की घोषणा करने के कुछ ही घंटों बाद लखनऊ पुलिस ने रेप पीड़िता के आरोपी सांसद अतुल राय की मदद करने के आरोप में अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सूबे में सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये जो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये किसी के अपहरण करने की तस्वीर नहीं है। ये किसी हत्या के आरोपी को पुलिस ने नहीं पकड़ा है, बल्कि ये तस्वीर है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार करने की। माना कि थोड़ी सी बर्बरता के साथ गिरफ्तार किया है, लेकिन क्या करे साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस जो ठहरी वो तो ऐसे ही गिरफ्तार करती है। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ हजरतगंज थाने में शुक्रवार दोपहर को मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप रेप पीड़िता को खुदकुशी के लिए उकसाने का लगा है, जिसके बाद लखनऊ की हजरतगंज थाने की पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को उनके घर से टंगिया लिया। अमिताभ ठाकुर पर दुष्कर्म के आरोपी बसपा सांसद अतुल राय की मदद करने का आरोप है। दरअसल रेप पीड़िता ने खुदकुशी से पहले अमिताभ ठाकुर, मुख्तार अंसारी और अतुल रॉय के रिश्तों की बात कही थी। पीड़िता ने अमिताभ ठाकुर पर पूरा षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। खुदकुशी से पहले पीड़िता ने एक वीडियो जारी करके पूरे राज खोले थे, जो एसआईटी की जांच में सही भी पाया गया। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर सियासत चरम पर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि भूतपूर्व पुलिस के विरुद्ध भाजपा सरकार की पुलिस का अभूतपूर्व कार्य। भाजपाई राजनीति लोगों के बीच दरार पैदा करके ही जिंदा है। अब भाजपा सरकार के दबाव के कारण पुलिस ही पुलिस के खिलाफ काम करने को मजबूर है। एक सेवानिवृत्त आईपीएस के साथ ऐसा व्यवहार अक्षम्य है। तो वहीं अखिलेश के इस ट्वीट पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अमिताभ ठाकुर का समर्थन शर्मनाक है। सपा का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। अमिताभ ठाकुर गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, जबकि गिरफ्तारी के एक दिन पहले खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा भी की थी, जिसके बाद उन्हें गोरखपुर नहीं जाने को लेकर लगातार प्रशासन की ओर से नजर बंद करने की खबरें आती रही। लेकिन इन सब के बीच रेप पीड़िता के बयान के आधार पर दर्ज मुकदमे के बाद पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल कोर्ट ने अमिताभ को 14 दिन तक पुलिस की रिमांड पर रखने के आदेश दिए। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने वार्ड संख्या 80 के पार्षद जुबेर अंसारी की हत्या कर दी। जुबेर अंसारी पेशे से प्रॉपर्टी डीलर, जो कि AIMIM से जुड़े हुए थे। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश रफूचक्कर हो गए। आपको बता दें कि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पार्षद के शव को कब्जे में लेते हुए
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मेडिकल थाना क्षेत्र का मामला है। ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक मर्डर की सूचना थी और यहाँ पे सारी पुलिस टीम आई है। सुबह नाम है जो पार्षद है वार्ड नंबर 80 से, इनको गोली मारी गई है, डेथ हो गई है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी कुछ मिले हुए हैं। जैसा परिवार दोनों का मामला है कि प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए थे और कुछ लोगों के साथ विवाद की बात भी प्रकाश में आई है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, शीघ्र घटना का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजनीतिक दल और नेताओं का रंग भी बदल रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में माफिया डॉन और बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिमतुल्लाह अंसारी ने अपने बेटे के साथ में पार्टी की सदस्यता ले ली है। इसके साथ ही अंबिका चौधरी ने भी अपने बेटे के साथ घर की वापसी कर ली। मुलायम सिंह यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अंबिका चौधरी लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे। वे अब फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। अंबिका चौधरी 1993 से लगातार विधायक रहे। 2017 में बसपा से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। पंचायत चुनाव में उनके बेटे ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और जिला पंचायत अध्यक्ष बना। भाई फिर जुड़ रहे हैं और समाजवादियों का रिश्ता मजबूत रिश्ता है। आने वाले समय में इसी तरह बना रहे। इसी तरह से जो लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं, जो किसान है, गरीब है, जो मजदूर है, जो इस कोरोना में न जाने क्या क्या खो गया है, किसी ने व्यापार खोया, किसी ने परिवार के सदस्य को खोया, और जिस समय सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी, सरकार मदद करती, उस समय सरकार ने लोगों को अनाज छोड़ दिया। ऐसी सरकार को हटाने के लिए हम सब लोग एक हो रहे हैं। हम बधाई देते हैं आप सबका स्वागत है। बेरोजगार नौजवानों के लिए जो योजनाएं चलाई थी और उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए जो संकल्प है समाजवादी पार्टी का, उसको पूरा करने की आवश्यकता जितना इस समय है। और बाकी जो समस्या है उनके बारे में मैं आज विस्तार से नहीं बात कर सकता आपसे फिर बात करूंगा। लेकिन उनको मिटाने और दूर करने की उम्मीद सिर्फ माननीय अखिलेश यादव से है और इसलिए इस यज्ञ में, इस संघर्ष में यहाँ समाजवादी पार्टी के परिवार में शामिल होकर के मैं अपने को गौरवान्वित मानता हूँ। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों के मद्देनजर कई दलों की रणनीति बननी शुरू हो गई है। इस बीच भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने शिवपाल यादव से मुलाकात करी। दोनों की बैठक राजधानी लखनऊ में हुई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव और चंद्रशेखर की मुलाकात के बाद प्रदेश में नए गठबंधन की सुगबुगाहट भी तेज हो गई। हालांकि अब तक गठबंधन को लेकर दोनों नेताओं की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। वहीं इससे पहले चंद्रशेखर एक कार्यक्रम में ओवैसी और राजभर के साथ भी नजर आए थे। लेकर दोनों नेताओं की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। वहीं इससे पहले चंद्रशेखर एक कार्यक्रम में ओवैसी और राजभर के साथ भी नजर आए थे। लखनऊ में लगातार पिछले 70 दिनों से इको गार्डन में एससी ओबीसी आरक्षण वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनसे मुलाकात करने के लिए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रामर इको गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये धरना पिछले 70 दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई सुध नहीं ली गई। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पहले तो झूठे वादे सरकार की ओर से किए जाते हैं और जब लोग अपनी बात कहते हैं तो सरकार के मंत्री लाठियां चलवा देते हैं। मारा गया लेकिन उसको किसी ने जाना। धरना 70 दिन से चल रहा है। बुरा यह है कि ये किसी गांव में नहीं चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी में चल रहा है और इस राजधानी में तमाम तरह के सब दल भी रहते हैं, मुख्यमंत्री भी रहते हैं। यानी कि अगर किसी को एक बात को यहाँ से कहेगा तो वो राजभवन भी पहुंच जाएगी और मुख्यमंत्री आवास भी पहुंच जाएगी। लेकिन बुरा यह है कि अब तक सुध नहीं ली गई, झूठे वादे तो हुए और जब ये अपनी बात कहने के लिए जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं वो लाठी बजाते हैं। विधानसभा सदन में आज सतत विकास के लक्ष्य पर चर्चा हुई। इस दौरान 16 अलग अलग बिंदुओं पर पक्ष विपक्ष के विधायकों ने विकास को लेकर चर्चा करी है
और अपने सुझाव भी साझा किए। आपको बता दें कि कांग्रेस के 5 विधायक राज्य के सतत विकास लक्ष्य चर्चा में शामिल हुए, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत का कहना रहा कि ये एक अच्छी पहल है जिसको लेकर उत्तराखंड विधानसभा में चर्चा की जा रही है। तो वहीं सदन के भीतर सभी विधायकों ने चर्चा और सुझाव देने का काम किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि मुख्य सेवक के तौर पर वो सभी की समस्याओं का समाधान कर सकें। जिस दिन से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी मेरी बनती है कि कहीं पर अगर मुझे लगा कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, विपक्ष के द्वारा अगर कोई चीज ऐसी आ रही है, उनको मैं संतुष्ट कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे ये भी बोलना चाहिए था। बाकी हमारे मंत्रियों ने भी बहुत अच्छा किया। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा हुई है। पूरे विश्व में इसकी चर्चा है, भारत में आज उत्तराखंड दूसरा राज्य है जो इसमें चर्चा कर रहा है। जो तो विकास अपने आप में सतत चलने वाला कार्यक्रम है, एक आज काम होगा कल 2 और नए काम खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक मूलभूत तरीके से हम जागरूक करें लोगों को, इसके लिए सदन में ये चर्चा हुई है। और मेरा सबसे कहा है कि ये सदन में ही चर्चा नहीं करनी है, माननीय विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों में जाके वहाँ के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, महिला मोर्चा। देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि आज प्रदेश बीजेपी के सभी मंडल स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम सभी मायनों में दिवंगत कल्याण सिंह जी के कार्यों को याद कर रहे हैं। प्रकार का कार्यक्रम हम प्रदेश में नीचे स्तर तक लगभग 252 हमारे मंडल, ऐसे भी मंडल स्तर तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। तो आज इस अवसर पर हम सब ने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बहुत बड़े विराट व्यक्तित्व थे, बहुत बड़े नेता थे और सही मायने में सच्चे राम भक्त थे। हमारे देश में आस्था से बढ़कर कुछ नहीं होता, कोरोना काल भी नहीं। हरिद्वार कुंभ में जन सैलाब उमड़ा, ये सैलाब आस्था का ही था। सरकार ने लोगों की जान की सुरक्षा और कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जांच को बढ़ा दिया था, लेकिन जांच में फर्जीवाड़ा निकला। अब गाज किस पर गिरी, ये खास रिपोर्ट देखिए। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामा, विपक्ष ने उठाया कुंभ फर्जीवाड़े का मुद्दा। कोविड सैंपल टेस्टिंग फर्जीवाड़े में शासन का एक्शन। टेस्टिंग फर्जीवाड़े में शामिल 2 लोगों पर गिरी गाज। 2 अफसरों को सीएम धामी ने किया सस्पेंड। फर्जीवाड़े में शामिल सभी पर गिरेगी गाज। मुख्यमंत्री धामी ने दी सख्त चेतावनी। तीर्थ नगरी हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोविड सैंपल टेस्टिंग फर्जीवाड़े के खिलाफ शासन और प्रशासन सख्त हो गया। फर्जीवाड़े में शामिल 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। जिलाधिकारी हरिद्वार की जांच रिपोर्ट पर सीएम धामी ने तुरंत एक्शन लेते हुए निर्देश दिया, जिसके बाद शासन ने पहली बड़ी कार्रवाई तत्कालीन मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर और प्रभारी अधिकारी स्वास्थ्य कुंभ मेला डॉक्टर एनके त्यागी पर गाज गिरी है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक जोरों से उठाया था, साथ ही कई आरोप भी लगाए। हरिद्वार के अंदर कुंभ के दरमियान जिस तरीके से कोरोना टेस्टिंग में भ्रष्टाचार हुआ है वो जग जाहिर है। सरकार ने बिना नियमों के जो है टेस्टिंग एजेंसी जो है बनाने का काम किया है और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। और इस भ्रष्टाचार में 2 छोटे अधिकारियों पर जो है निलंबन की कार्रवाई करके सरकार इतिश्री करना चाहती है, क्योंकि विषय गंभीर है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार इसकी सीबीआई जांच कराए ताकि वस्तु स्थिति सामने आ सके। जो लोग इसके परिप्रेक्ष्य में दोषी हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, उनके चेहरों से भी नकाब सके। कोविड महामारी के कारण सरकार ने 1 से 30 अप्रैल तक कुंभ मेले की अधिसूचना जारी की थी।
संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई फर्मों के साथ अनुबंध कर RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का काम किया था। कोविड एंटीजन टेस्ट में 1 लाख से अधिक सैंपलों की फर्जी जांच करने पर सरकार ने जिलाधिकारी हरिद्वार जांच करने की जिम्मेदारी दी। जिलाधिकारी हरिद्वार ने जांच समिति की रिपोर्ट 16 अगस्त को शासन को सौंपी, जिसके आधार पर सीएम धामी ने स्वास्थ्य विभाग के 2 अफसरों को निलंबित कर पहली बड़ी कार्रवाई की। बहुत सारी जगह से मेरे पास ये बात आई थी कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और कोविड जांच में बहुत घपला हुआ है। तो मैंने कहा था कि अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन हम इसकी जांच करवाएंगे और जांच परिणाम आने के बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब जांच रिपोर्ट आ गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर हमने ये कार्रवाई की है। अगर इसमें अभी जांच रिपोर्ट आगे भी होनी है और भी जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। कुंभ मेले के दौरान कोविड सैंपल जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा एक व्यक्ति की शिकायत से हुआ था। हरियाणा के एक व्यक्ति के मोबाइल पर सैंपल जांच कराने का मैसेज आया था, जबकि वह कुंभ मेले में गया ही नहीं था। संबंधित व्यक्ति ने ICMR को शिकायत भेजी। स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शिकायत को जांच के लिए राज्य सरकार को भेजा गया। राज्य कोविड कंट्रोल ने शिकायतकर्ता के मोबाइल पर आए मैसेज के आधार पर मामले की शुरुआती जांच की, जिसमें 1 लाख से अधिक सैंपलों का फर्जीवाड़ा पाया गया। एक ही मोबाइल नंबर, सैंपल ID और एक ही पते से कई लोगों को जांच रिपोर्ट जारी की गई, जिसके बाद शासन ने DM हरिद्वार को मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी थी। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ में आने वाले लोगों की जान की सुरक्षा और कोरोना के प्रचार को रोकने के लिए जांच को बढ़ाया था, ताकि कोई भी संक्रमित मेला क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके और कोई आ भी जाए तो उसे तत्काल ट्रेस किया जा सके। लेकिन लैब में तमाम टेस्टिंग